डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होती है। आपने देखा था कि प्रोटॉन की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और वो भी सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि हम आइसोलेटेड प्रोटॉन नहीं ले सकते। तो ये प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएशन से थोड़ा सा शील्डेड हो जाता है। शील्डेड होने से जो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को जो एक्सपीरियंस करना चाहिए वो उतना नहीं करता, बल्कि उससे कम करता है। तो शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अपफील्ड एंड डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउनफील्ड। सच शिफ्ट इन द एनएमआर एब्जॉर्प्शन by electron are called chemical shift। तो कोई भी एब्जॉर्प्शन सिग्नल शील्डिंग या डी शील्डिंग के कारण कितना शिफ्ट होगा, वो शिफ्टिंग क्या कहलाती है? केमिकल शिफ्ट। ये केमिकल शिफ्ट जो है वो इसको हम एक स्केल के द्वारा नापना चाहेंगे कि इसमें कितना शिफ्ट हुआ है। सो इट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटॉन टू ए रेफरेंस कंपाउंड। यानी एक हम रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं और उस रेफरेंस कंपाउंड के रेफरेंस में ही हम ये बात करते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन सिग्नल जो है वो डाउनफील्ड शिफ्ट हुआ है या अपफील्ड शिफ्ट हुआ है, या कितना शिफ्ट होगा, उसमें कितनी परसेंट शील्डिंग हुई है या कितनी परसेंट डी शील्डिंग हुई है। तो ये रेफरेंस कंपाउंड जो हम यहाँ पर एनएमआर में लेते हैं वो कहलाता है टीएमएस। टीएमएस का पूरा नाम है टेट्रा मिथाइल साइलेन। इसका फॉर्मूला है CH3 4 times NSI। टेट्रामिथाइल साइलेन इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड। अब टेट्रामिथाइल साइलेन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण इसे हम एक रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज में लेते हैं? पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3 4 बार है, यानी इसमें टोटल 12 प्रोटॉन है। और आप देखेंगे कि ये 12 प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये केमिकली प्रोटॉन 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो है ये हाईली शील्डेड है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो सबसे ज्यादा अपफील्ड पर आएगा। यानी कोई भी दूसरा हम न्यूक्लियस लेंगे जिसका एब्जॉर्प्शन सिग्नल जो आएगा वो उससे हमेशा डाउनफील्ड पर आएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू जो रेफरेंस कंपाउंड के लिए आएगी, टीएमएस के लिए आएगी, उसको हम मानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0.0 ppm। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे अपर साइड में नहीं आता, ये हाईली शील्डेड होता है और हाईएस्ट अपफील्ड के ऊपर आता है। तो ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है कि ये सभी ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। हम यहाँ पर ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट्स लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी सैंपल को घोलना है तो उसके लिए हम अल्कोहल नहीं ले सकते, क्योंकि अल्कोहल में क्या होगा, CH3 CH2 OH 3 तरह के प्रोटॉन आएंगे। तो 3 तरह के सिग्नल्स उसके अंदर आएंगे जो आपके कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, क्योंकि प्रोटॉन एनएमआर में एब्जॉर्प्शन सिग्नल देगा। तो अगर हम कोई भी ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट लें, जैसे हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं मान लीजिए, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3। तो एक प्रोटॉन है, इसका एक सिग्नल आएगा, तो उसकी जगह हम इसके अंदर CdCl3 जो है वो सॉल्वेंट के रूप में ले लेते हैं। ये CdCl3 जो होता है इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है और ड्यूटीरियम जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इवन ऑड वाला जो हमने आपको बताया था, इसकी स्पिन जो है वो एक्टिव नहीं होती, तो एनएमआर सिग्नल इसके अंदर नहीं आएगा। तो हम CdCl3 जो है वो ड्यूटीरेटेड क्लोरोफॉर्म जो है वो एक सॉल्वेंट के रूप में सैंपल को घुलने के लिए काम में ले सकते हैं। एक दूसरा सॉल्वेंट हम ऐसा भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे। इसमें कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ना इसमें ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो उस स्थिति में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और यहाँ पे जब हम किसी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो ये सॉल्वेंट बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसलिए भी इनको ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट को काम में लेना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव मैटर होता है। और साथ ही इसके बाद ये जो टीएमएस जो है
उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड मात्र है, जो कि एक रूम टेम्परेचर पर है। जब हम इस सैंपल को इसके अंदर घोलेंगे तो उसे हम आसानी से उसके अंदर रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा जो हम सैंपल लेते हैं, ये टीएमएस एक इनर्ट सॉल्वेंट है, तो ये बहुत से सैंपल्स के अंदर ये इसके साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, तो आपका जो कंपाउंड है वो वैसे के वैसे ही आइसोलेट होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम केमिकल शिफ्ट जो है वो क्या होता है और उसको एक टीएमएस रेफरेंस कंपाउंड के रेफरेंस में हम नापते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। सो केमिकल शिफ्ट इट इज रिप्रेजेंटेड इन हर्ट्ज एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूज करेंगे, तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट होगी या जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल की पोजीशन होगी वो डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर पर डिफरेंट आएगी। तो उसको नापने के लिए हमें एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है जिससे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट हो जाए, अर्थात उस पर निर्भर नहीं करे। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट आता है फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हर्ट्ज। जैसे मान लीजिए आपने एक 300 मेगाहर्ट्ज मशीन की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, वो मशीन या वो स्पेक्ट्रोमीटर आपने काम में लिया है, तो जो बेंजीन है वो सिग्नल या उसका केमिकल शिफ्ट जो आता है वो आता है 2181 हर्ट्ज के ऊपर। तो 2181 हर्ट्ज इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो है 300 मेगा हर्ट्ज। इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो जो बेंजीन के अंदर प्रोटॉन है उसका सिग्नल कहां पर आएगा, 7.27 ppm के अंदर आएगा। अर्थात अगर मान लीजिए हम कोई स्पेक्ट्रोमीटर लें जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है, तो आप क्या करोगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उस समय आएगी जहां पे केमिकल शिफ्ट आएगा बेंजीन का, उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर के उस इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻⁶। लेकिन ये जो डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी 7.27, क्योंकि अब हमने स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर से जो उसकी डिपेंडेंसी थी उसको हमने खत्म कर दिया। ये जो केमिकल शिफ्ट है ये दो स्केलों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा आपने पहले देखा कि बहुत सारी पोजीशन हमने बताई थी, डेल्टा इज इक्वल टू वैल्यू ppm। तो डेल्टा वैल्यू एक डेल्टा स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है, दूसरी जो है वो टाउ स्केल के द्वारा जो है वो इसके अंदर रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ये जो डेल्टा और टाउ है, ये डेल्टा प्लस टाउ इज इक्वल टू 10। इन दोनों का जो सम अप आता है वो हमेशा 10 आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा स्केल के अंदर किसी एब्जॉर्प्शन सिग्नल की वैल्यू 2 है तो टाउ में वो वैल्यू कितनी होगी, 8 ppm होगी। अगर डेल्टा में 3 है तो टाउ में कितनी होगी, 7 ppm होगी। अर्थात डेल्टा और टाउ स्केल का जो जोड़ होता है वो हमेशा 10 के बराबर होगा। जनरली हम डेल्टा स्केल को ही यूज में लेते हैं, टाउ स्केल को यूज में नहीं लेते। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इसमें 3 प्रोटॉन है, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन जो है वो शील्डेड प्रोटॉन है। इनकी वैल्यू आती है डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 to 1.0 ppm। अब एक वैलेंसी इसकी हमने यहाँ पे फ्री रखी है, इसके ऊपर ये डेल्टा वैल्यू हमने एक रेंज के अंदर दी है 0.9 से 1.0 तक। इसके बीच में वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन ये फ्री वैलेंसी जो है वो किस एटम से जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये सल्फर से जुड़ी है तो डेल्टा की वैल्यू 2.1 है, ये नाइट्रोजन से जुड़ी है तो ये 2.3 पर है, ऑक्सीजन से जुड़ी है तो 3.33 पर है और फ्लोरीन से जुड़ी है तो 4.3 पर है। आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ ये प्रोटॉन जो है CH3 प्रोटॉन्स जो है वो उतने ही ज्यादा डी शील्डेड होते जा रहे हैं। डी शील्डेड का मतलब है डाउन फील्ड शिफ्ट। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, डाउन फील्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, हायर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा।
डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें डी शील्डिंग उतनी ही होगी और वो उतना ही डाउनफील्ड शिफ्ट होगा। डाउनफील्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम टीएमएस। टीएमएस में 0 वैल्यू है, टीएमएस से जितनी दूर जाते जाएंगे हम तो डेल्टा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, वो उतना ही ज्यादा डी शील्डेड होगा। अब नेक्स्ट टर्म हम एक यूज कर रहे हैं पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग। आप यहां पर देख रहे हो कि कोई भी पीक आती है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो कवर करती है। इसको कितना एरिया एक पीक ने कवर किया है इसके अंदर हम प्रोटॉन की काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहां पर हमने लिया है पैरा टर्शरी ब्यूटाइल टोल्यूइन, उस पे पैरा टर्शरी ग्रुप जो है वो ब्यूटाइल का जुड़ा हुआ है। ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है इसके 9 प्रोटॉन आइडेंटिकल है, केमिकली इक्विवेलेंट है, तो ये एक ही जगह पर सिग्नल देंगे। ये CH3 इसके 3 प्रोटॉन जो है वो आइडेंटिकल है, ये एक ही जगह पर सिग्नल देंगे। और बेंजीन रिंग के यहाँ पर H है, यहाँ H है, ये दोनों H और ये वाले दोनों H दोनों समान है, तो ये केमिकली इक्विवेलेंट है। अब हमने एक NMR स्पेक्ट्रा बनाया है पैरा टर्शी ब्यूटाइल टोल्यूइन का। तो यहाँ पर देखें एक सिग्नल आया है यहाँ पर TMS से, ये TMS है 0 पर, ये वैल्यू आई है 1 पॉइंट समथिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें इसमें ये ग्राफ पेपर पे अगर ग्राफ प्लॉटेड होता तो छोटे छोटे स्क्वायर्स जितने भी इस एरिया के अंडर आते, एरिया के द्वारा कवर किए जाते, उनको हम काउंट कर लेते हैं। और आपने देखा कि ये सिग्नल इन मिथाइल ग्रुप्स के कारण है, तीनों मिथाइल ग्रुप्स में जिसमें 9 प्रोटॉन है। तो जो भी टोटल स्क्वायर्स जितने भी आपके पास आते हैं उसको 9 से भाग देते तो आपके पास एक स्क्वायर पे कितने हाइड्रोजन है उसका एरिया आपके पास आ जाता है। इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, इस CH3 के कारण ये सिग्नल आ रहा है, तो इसके अंदर भी आप ये देख लेते कि एक प्रोटॉन का जो है वो वैल्यू इसके बराबर ही आ रही होगी। यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन के लिए ये एरिया जो है वो यहाँ पर कितना कवर हुआ है, इस तरह से हम प्रोटॉन की काउंटिंग करके निकाल सकते हैं कि इस पीक ने कितना एरिया जो है वो कवर किया है। आजकल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इंटीग्रेटेड हाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड आती है। जैसे जितने भी एरिया हैं वो उस एरिया को काउंट करके आपको एक स्टेप्ड कर्व देगा। जैसे ये वाला कर्व यहाँ पर आया है, इस पे ये जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को नाप लीजिए, ये आती है 8.8, ठीक है, जो नियरली कितने हैं 9 प्रोटॉन के बराबर। इस स्टेप्ड कर्व को यहाँ से नाप लेंगे, ये आती है 3 प्रोटॉन के बराबर, जो कि 2.9 के बराबर है। ये स्टेप्ड कर्व है जो यहाँ पर आता है करीबन 3.8, तो ये करीब करीब 4 प्रोटॉन्स के बराबर है। फिर भी हम इसके लिए एक और कैलकुलेशन यूज में कर सकते हैं। जैसे हमने रेशियो ऑफ पीक हाइट जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। पहले वाले की 8.8 थी, दूसरे की 2.9 थी, तीसरे की 3.8 थी। इसमें जो लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर है 2.9, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तीनों को, तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1.0, 1.3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आ गया 9.0, 3.0 एंड 3.9। अब हमारा जो कंपाउंड था पैरा टर्शरी ब्यूटाइल टोल्यूइन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C11H16। यहाँ पर टोटल 16 प्रोटॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द पीक हाइट, 16 प्रोटॉन है हमारे पास, और हमने इन सब का सम अप कर लिया तो हमारे पास आता है 15.5। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 1.03 जो है वो पर यूनिट पर एक हाइड्रोजन एटम है। इस तरीके से हर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जो जितनी भी पीक्स आई हैं आपके पास उसकी हाइट है, उसको 1.03 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले सिग्नल की हाइट थी 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.03, दैट इज इक्वल टू 9.1। दूसरी सिग्नल की हाइट थी 2.9, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.03, इट इज इक्वल टू 3। और तीसरे सिग्नल की हमारे पास जो थी C की, वो थी 3.8 इंटू 1.03, दैट कम्स आउट टू बी 3.9। अप्रोक्सीमेटली ये हो गए 4 प्रोटॉन, ये हो गए 3 प्रोटॉन्स, और ये हो गए 8.8 से आपने जब 1.03 को मल्टीप्लाई किया तो 9.9। तो यहाँ पर आपके पास पहले सिग्नल में जो एरिया कवर हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द 9 प्रोटॉन्स,
दूसरा जो आपको मिला था उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और चौथा पीक एरिया जो मिला था उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरीके से हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं और किस कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स जो हैं वो वहां पर जुड़े हुए हैं, जो पीक एरिया के द्वारा प्रोटॉन की काउंटिंग करके कैलकुलेट की जा सकती है। थैंक यू।